सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। एंड कल हमने रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर था उसको स्टार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट उसका चैनल पे मैं डाल चुका हूँ। उसको आपने नहीं देखा है अभी तक तो उसको जाके देख लीजिए। हमने फर्स्ट पार्ट को कल यहाँ पे कंप्लीट किया था, जिसमें दो टाइप की रेशियो को यहाँ पे हमने समझा था। वो रेशियो कौन कौन सी? लिक्विडिटी रेशियो को हमने कंप्लीट किया एंड सॉल्वेंसी रेशियो को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था। आज की जो वीडियो है उसमें हम दो रेशियो जो बची हैं हमारी उनको कंप्लीट करेंगे। एक तो हमारी एक्टिविटी रेशियो बची है और एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इन दोनों को, इनके पार्ट्स देखेंगे और इनको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का हमने दो हमने जो पार्ट थे वो ख़त्म किए। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर डिफरेंट टाइप के रेशियो थे हमारे। जैसे हमारे पास थे करंट रेशियो, हमारे पास था लिक्विड रेशियो। उसी तरह से हमारे पास और भी यहाँ पे पार्ट थे, राइट। वो सब हमने देखा। आज देखते हैं हम लोग, ये सब आपने कर लिया है। और आज है हमारे पास सबसे पहला एक्टिविटी रेशियो। इसको हम क्या बोलते हैं? टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं और परफॉर्मेंस रेशियो भी बोलते हैं। क्योंकि एक्टिविटी रेशियो हमारा किससे रिलेटेड होता है? हमारे जो सेल्स एक्टिविटी है हमारी, उससे सेलिंग एक्टिविटी से हमारा बेसिकली रिलेटेड होता है। इसलिए इसको हम टर्नओवर रेशियो भी यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। एक्टिविटी कब होती है? हमारी एक्टिविटी हमारे बिजनेस की एक्टिविटी की बात यहाँ पे हो रही है। जो भी हमारी प्रोडक्शन और सेलिंग की बात हो रही है तो वो हमारी एक्टिविटी से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी रेशियो। These ratios are measure the efficiency of asset management and measure the effectiveness with which an enterprise uses resources at its disposal। यानी कि ये क्या बात करता है? ये करता है आपके कि कितने इफ़िशेंटली आप अपने एसेट्स का मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, और साथ ही आपके बिजनेस की इफ़ेक्टिवनेस को भी ये चेक करता है। कौन? एक्टिविटी रेशियो। दिस शो रोटेशन ऑफ द कंसर्न आइटम विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। ये क्या करता है? आपका रोटेशन दिखाता है किसी भी कंसर्न आइटम की एक फिक्स्ड अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। ये अब रोटेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? रोटेशन का मतलब है कि वो जो आपका है एक तरह से आपने जब से रॉ मटेरियल परचेज किया तब से आपने सेलिंग तक का जो प्रोसेस है पूरा आपके पास, जब तक आप सेल कर लेते हो, रेवेन्यू आप कलेक्ट कर लेते हो, तब तक का जो प्रोसेस है वो एक साइकिल होता है, साइकिल के थ्रू होता है, जिसको ऑपरेटिंग साइकिल हम लोग बोलते हैं। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल आपका क्या है? चलते रहता है। इसलिए एक रोटेशन के फॉर्म में ये चलता रहता है, इस तरह से ये घूमता रहता है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया? आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको मैन्युफैक्चर करोगे, उसके बाद उसको क्या करोगे? सेलिंग करोगे। उससे सेलिंग करने के बाद आपके पास क्या निकल के आएगा? कि आप सेल कर दोगे तो आपके पास रेवेन्यू यानी कैश आएगा। उसके बाद फिर से आप क्या करोगे? यहाँ पे पहुँच जाओगे, फिर से आप उस कैश से क्या करोगे? फिर रॉ मटेरियल परचेज करोगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग करोगे। तो ये प्रोसेस आपकी चलते रहती है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ए रोटेशन प्रोसेस। अब इसके अंदर हम चार तरह के रेशियो पढ़ेंगे। सबसे पहले रेशियो पढ़ेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसको हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, क्योंकि स्टॉक को जनरल भाषा में हम इन्वेंट्री भी यहाँ पे बोल देते हैं। माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे इसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हम बोल देते हैं। दूसरा हमारे पास आ जाएगा डेटा टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्योंकि ये डेटर हमारे पास क्या एज ए क्या होते हैं? हमारे रिसीवेबल होते हैं, यानी कि जो हमें पैसा मिलने वाला है क्रेडिट में, जिनको हमने सेल करी है, दीज ऑल आर डेटर्स। फिर है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो देखेंगे। क्रेडिटर्स यानी कि जिससे हमने माल खरीदा है, जिसने हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो उनका जो एक तरह से हम इसको देखेंगे कि कितना टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंटली कितना टाइम पीरियड में हम उनको पेमेंट करते हैं। तो ये रेशियो हमारी बताएगी क्रेडिटर टर्नओवर। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। It is also called stock turnover ratio. This ratio is a relationship between the cost of goods sold and cost of revenue from operation during a particular period of time and the cost of average inventory during a particular period of the time. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है जो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर है या स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, ये आपके किससे रिलेटेड है? आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री की आपके रिलेशनशिप पे ये बेस है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री यानी एवरेज स्टॉक, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ये इन्वेंट्री
टर्नओवर का। और ये टर्नओवर की जितनी भी आपकी रेशियोज़ हैं ये आपके टाइम्स में निकलती हैं, राइट। अब देखते हैं कि हम जैसे हमने फार्मूला तो पढ़ लिया इसका, COGS निकलता कैसे। हमने COGS की पहले भी बात करी थी कि COGS निकलता कैसे है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए ये कहाँ से आया है, हमारे जो हमने पढ़ा था क्या, ट्रेडिंग अकाउंट हमने पढ़ा था, वहाँ से ये निकल के आया है। यहाँ पे क्या होता था हमारा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, परचेज करते थे, उसके बाद क्या करते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेज हमारे होते थे, और राइट साइड में हमारा क्या होता था इधर, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और यहाँ पे हमारी सेल्स होती थी, राइट। तो अगर हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो हम क्या करते थे, ओपनिंग इसको ये तो हमारे क्या हैं, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे, यानी कि ये पूरा हमारे क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ गए, परचेजेज के खर्चे भी आ गए, और साथ में आपके ओपनिंग स्टॉक अगर कुछ है तो वो भी आ गया। उसमें से अगर हम इसको माइनस कर दें क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास क्या हो गई, एक तरह से हमारे पास बच गया हो, तो बचा हुआ चीज़ तो हम उसको माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले साल फिर वो आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो इसलिए इस क्लोजिंग स्टॉक को इसमें से माइनस किया गया है, राइट। इसलिए हमारे पास COGS निकल के आएगा सीधे ट्रेडिंग अकाउंट से, इसको आप समझ सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि कॉस्ट क्या आई हमारे गुड्स को सोल्ड करने की, बेसिकली सोल्ड करने की नहीं, मैन्युफैक्चर करने की हमारी, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे देखेंगे, डायरेक्ट नेचर के जो हमारे खर्चे हैं उनको यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए गुड, क्या हमारी कॉस्ट आई। तो ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास सबसे टॉप पे होता ट्रेडिंग में, और साथ में परचेजेज होते थे। परचेजेज में यहाँ पे नेट परचेजेज आ जाएंगे, क्योंकि अगर आपने परचेज किया उसमें से कुछ अगर रिटर्न कर दिया आपने परचेज करने के बाद, तो वो परचेज रिटर्न मैंने आपको बताया था कि आप उसको माइनस करोगे तो यू विल गेट नेट परचेजेस, राइट। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हमको पता ही है, वेजेज हो गए हमारे, फैक्ट्री एक्सपेंसेज हो गए, या किसी तरह के फैक्ट्री की लाइटिंग हो गई, या इस तरह के कैरिज इनवर्ड हो गया, तो ये सारे हमारे क्या थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनको भी हमें माइनस करना, प्लस करना पड़ेगा। और लास्ट में हमारे पास जो राइट साइड में, क्रेडिट साइड में हमारे पास था ना क्लोजिंग स्टॉक, उसको माइनस करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो हमारे बच गया, वो एक तरह से आपके लिए खर्चा थोड़ी हो गया, वो सोल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो सोल्ड की, सोल्ड नहीं हुआ, क्लोजिंग तो अभी बचा है, उसको सेल करना बाकी है, तो इसके लिए हम इसको क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे माइनस करते हैं, राइट। आई होप ये समझ में आ गया। उसके या इसको अगर दूसरे तरीके से निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे, तब भी ये हमारे पास निकल आएगा। कैसे, ये भी ट्रेडिंग से ही निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हमारा था, सेल आता था हमारा राइट में, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें क्या होती थी, इधर क्लोजिंग स्टॉक होता था, इधर हमारी सारी आइटम होती थी। अब देखो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना ना, यानी कि इस वाले पार्ट को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सेल्स आपने यहाँ पर राइट साइड में लिखी, क्रेडिट साइड में, उसमें से इस ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे, तो भाई बचेगा क्या, यही तो बचेगा अपने पास, तो निकल के आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दूसरे तरीके से भी, वेन एवर यू आर गिवन इन द क्वेश्चन सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट, तब आप ये चीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास नॉर्मली यहाँ पर ट्रेडिंग का डेटा दिया है, जैसे ओपनिंग दिया है, परचेजेस दिए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं, तो आप ऊपर वाली मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये बात थी हमारी इसकी। अब इसके जो हमारी उसकी बात कर लेते हैं, सिग्निफिकेंस की। दिस रेशियो इंडिकेट वेदर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक इज विद इन प्रॉपर लिमिट और नॉट। ये रेशियो बताता है कि हमारा जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉपर रूप से इन्वेस्टमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ये कैसे पता चल रहा है हमें, क्योंकि हम इसमें क्या देख रहे हैं, डायरेक्टली हम उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे रिलेटेड चीज़ें हम देख रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने सही स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया, हम सही स्टॉक यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिस सोज हाउ क्विकली इन्वेंट्री इज सोल्ड, यानी कि अच्छी इन्वेंट्री आपकी बनेगी तो ऑब्वियसली अच्छे से सोल्ड होगी। तो ये आपकी क्या दिखाता है कि एक तरह से ये आपका शो करता है कि कैसे कितनी जल्दी आप क्या करते हैं, अपनी इन्वेंट्री जो आपने मैन्युफैक्चर करी है उसको आप सोल्ड कर पाते हैं। जनरली हायर रेशियो इज कंसिडर्ड बेटर बट वेरी हाई रेशियो सोज ओवर ट्रेडिंग। यहाँ पे कहा गया है कि एक जनरली इसको हाई रेशियो अच्छा माना जाता है, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा अगर हाई रेशियो हो गया तो ये आपका ओवर ट्रेडिंग का केस बन जाएगा।
एंड लो रेशियो मीन्स स्टॉक इन बिल्ड अप एंड ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, यानी कि कहा गया अगर आपका स्टॉक, अगर ये आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका अगर कम हो गया तो क्या होगा कि इसका मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं आपने स्टॉक को यहाँ पे दबा दिया है और आपका स्टॉक रह गया है। जैसे ही नाम से पता चल रहा है इसका स्टॉक टर्नओवर मतलब एक तरह से आप नॉर्मल भाषा में इसको सेल से रिलेट कर सकते हो। तो स्टॉक के बाद आप सेल जब कर रहे हो तो उससे आपको कितना टर्नओवर मिला, आपने टोटल जो रेवेन्यू गेन किया वो कितना किया। तो बेसिकली ये आपका हाइयर रहेगा, लेकिन अगर आपने एक लेवल से ज़्यादा इसको इंडिकेट कर दिया, अगर ज़्यादा हो गया तो ये एक तरह से आपके लिए ये बन जाएगा कि आप इसको ओवर ट्रेडिंग आप किसी चीज़ की कर रहे हो। और लो में तो आप क्या करोगे कि आपका कहीं ना कहीं स्टॉक आपका आपने दबा दिया अपने इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस में। सेकेंड में अब है डेटर्स टर्नओवर रेशियो की यहाँ पे बात करते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। ठीक, ट्रेड रिसीवेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें हमारे लिए एक तरह से जो हम बीपी की बात बीआर की बात करते हैं ना, तो उसके अंडर भी हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं ट्रेडर को ही, सॉरी डेटर्स को। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स एंड नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड एवरेज डेटर डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपका टाइम्स में आती है, मैंने बताया था ऊपर। सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारा, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, राइट, या इसको क्या बोलते हैं, एवरेज ट्रेड भी बोल देते हैं। अब ये रेशियो चीज़ है क्या, इसको देखो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसका क्या मतलब है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि जो आपके डेटर हैं जिनको आपने उधार में यहाँ पे सामान बेचा है, तो वो एक फिक्स अकाउंटिंग पीरियड में कितनी बार फ्रिक्वेंटली आपको पेमेंट करने वाले, यानी कि कितने टाइम्स आपको पेमेंट मिलने वाली है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो ये कैलकुलेट करता है हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि डेटर से कितनी बार हमें पेमेंट मिल पाएगा, उस हिसाब से हम क्या ये रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें डेटर हमें कितना पैसा देगा, ठीक है, हमें कितने डेटर से पैसा मिल पाएगा। तो ये हमें मदद करेगा हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल जो हम मैनेजमेंट का काम करते हैं कि हमें इतना पैसा यहाँ लगाना है, इतना डिसीजन जो हम लेते हैं उसके लिए बेसिकली हमारी हेल्प करता है, ताकि हम यहाँ पे असर्टेन कर पाएँ कि हमें अपने डेटर से, इतना हमारे डेटर हैं तो इससे में से हमें कितना इस बार मिलने वाला है पैसा, यही हमारा ये रेशियो बताएगा। अब इसके रिलेशनशिप को देखो, यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स को डिवाइड करेंगे हम एवरेज डेटर से। ध्यान देने वाली बात है, क्रेडिट सेल की यहाँ पे बात होगी जब हमारी बात आई है डेटर की। डेटर ही हमारे किससे रिलेटेड है, क्रेडिट सेल से रिलेटेड है। अगर कैश सेल रहेगी तो हम उसको क्रेडिट सेल में से माइनस कर लेंगे और नेट क्रेडिट सेल हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब देख लेते हैं, पहली चीज़ इसमें निकालते हैं। पहली चीज़ क्या आएगी, हम जो नेट क्रेडिट सेल है उसको कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। नेट क्रेडिट सेल निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न तो माइनस करोगे ही, राइट, और उसके साथ ही कैश सेल्स भी माइनस करोगे। अगर आपने सेल्स करी 20 की, चलो 2 लाख की मान लेते हैं, 2 लाख में से आपने क्या कर दिया, कुछ आपके कस्टमर थे उनको जो प्रोडक्ट है वो पसंद नहीं आया, उन्होंने 50,000 का प्रोडक्ट 15,000 का प्रोडक्ट आपको रिटर्न कर दिया, और साथ ही बोला है कि इसमें आपको क्या मिल गया, 50,000 का जो था वो आपको कैश मिल गया, राइट, इसके सेल करने से। तो आप क्या करोगे, 2 लाख की सेल हुई, उसमें से 50,000 का तो आपको क्या कर दिया, वापस हो गया, यानी कि ये हमारे क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, और 50,000 का कैश में मिल गया। तो हमारे पास नेट क्रेडिट सेल कितनी आ गई, 1 लाख रुपए की आ गई। ठीक, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड है ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या एवरेज डेटर्स कैसे निकालेंगे, ओपनिंग के डेटर प्लस क्लोजिंग के डेटर डिवाइड बाई 2, आपका क्या आ जाएगा, एवरेज डेटर आ जाएगा, या इसी को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी बोलते हैं। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ जाएगा एवरेज डेटर। फिर थर्ड नंबर की बात कर रहे हैं, रिसीवेबल इज टेकन बिफोर डिडक्टिंग एनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट का कोई प्रोविजन बनाने से पहले हमें ये क्या करना पड़ेगा,
ये जो हम एवरेज रिसीवेबल का डेटा निकाल रहे हैं इसको हम निकालेंगे, क्योंकि क्या करेंगे हम एवरेजली एक मान के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी मान के चलेंगे कि किसी प्रकार का कोई इसमें डाउटफुल नहीं है, ठीक है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करेंगे तो हम इससे जो प्रोविजन बन रहा है डाउटफुल डेट के लिए उससे पहले इसको असर्टेन कर लेंगे। If details regarding cash and credit or sales are not given, then all the sales are taken as credit sale। यहाँ पे बोला है कि अगर आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार का बाइफर्केशन नहीं मिलता कि कितनी क्रेडिट सेल की है और कितनी आपकी कैश सेल है, तो यू विल अज्यूम दैट योर ऑल सेल आर टेकन एज क्रेडिट सेल। ये आपके लिए क्या रहेगी, पूरी की पूरी क्रेडिट सेल आप इसको मान के चलोगे, कैश सेल बिल्कुल नहीं है, ये आप मान लोगे अपने बिजनेस में। उसके बाद 5th नंबर है, इफ़ डिटेल्स रिगार्डिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल आर नॉट गिवन, देन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस रेशियो। यहाँ पे बोला है कि अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का किसी प्रकार का यहाँ पे डेटा नहीं दिया है ट्रेड रिसीवेबल यानी कि आपके जो डेटर हैं उनका, तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर यूज टू बी कैलकुलेशन ऑफ द दिस रेशियो। आप क्लोजिंग को ही सीधा सीधा एवरेज मान के उसके कैलकुलेशन आप कर लोगे, ठीक है। ये बात तो रही हमारे किससे, इसकी कुछ कंडीशन से जो क्वेश्चन में हो सकती है। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। दिस रेशियो इंडिकेट द नंबर ऑफ द टाइम्स द ट्रेड रिसीवेबल आर टर्न्ड इन द रिलेशन टू क्रेडिट सेल ओवर द ईयर। यानी कि क्या है हमारा, ये बताता है आपका, इंडिकेट करता है नंबर ऑफ टाइम्स द ट्रेड रिसीवेबल आर टर्न इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल ओवर ईयर। यानी कि आपके जो सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, वो आपके किससे, आपके जो पैसा है आपको अपने डेटर से मिलने वाला है, यानी कि आपके जो ट्रेड रिसीवेबल हैं उनसे आपको मिलने वाला है, ये आपका ये इंडिकेट करेगा। दिस शोज हाउ क्विकली कैश इज़ रियलाइज्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। जैसा मैंने कहा कि कैसे आपके कितने टाइम में आपको कैश मिलेगा, ये आपकी रेशियो बताता है। तो ये रेशियो शो करेगी कि दिस शोज हाउ क्विकली कैश इज़ रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर, कितनी जल्दी आपको कितने डेटरों से यहाँ पे पैसा मिलने वाला है, एक यहाँ पे इतना टाइम्स का ये आंसर यहाँ पे बताता है। जनरली हायर द रेशियो द मोर इफिशिएंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल। बेसिक सी बात है, अगर हमें ज़्यादा जल्दी पैसा मिल रहा है, ज़्यादा टाइम से यहाँ पे पैसा मिल रहा है, तो जल्दी हमारे डेटर से हमें पैसा मिल जाएगा और हम लोग ये हैं अपने बिजनेस को यहाँ पे स्मूथली चला सकते हैं। बट अगर ज़्यादा टाइम यहाँ पे रेशियो कम है तो हमारा क्या, ज़्यादा टाइम यहाँ पर डेटर लेगा और हमारे जो फंड हैं वो डेटर में फंसे रह जाएंगे। इसलिए ये कह रहा है कि यहाँ पे आपका जितना हाइयर रेशियो है उतना आपका इफ़िशिएंट माना जाएगा एज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन और कंपनी। थर्ड क्वेश्चन, अब हमारा ये दो हो गए। थर्ड है क्रेडिट टर्नओवर रेशियो या ट्रेड पेबल टर्नओवर। इसी का अपोजिट है सीधा सीधा। उसमें क्या था कि हम फ्रीक्वेंटली देख रहे कितनी जल्दी हमें पेमेंट मिलती है, इसमें देखेंगे कि कितनी जल्दी हम पेमेंट करते हैं, क्योंकि हमने पेमेंट करनी है टू दी क्रेडिटर्स, ये हमारे क्रेडिटर्स को पेमेंट जाएगी। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट परचेजेज एंड एवरेज क्रेडिटर्स। यानी कि हमने क्या करी है, नेट क्रेडिट परचेज करी होगी तभी तो हमारे डेटर बने। हमने उधार परचेज किया, अपने रॉ मटेरियल को परचेज किया, तो हमें क्या बन गए, हमारे लिए वो क्या बन गए, क्रेडिटर्स बन गए जिनका हमें पेमेंट करना है। तो इसमें बात होगी हमारे सेम फॉर्मूला है, बस चेंजेज ये हैं, जो आपके डेटर थे वो आपके क्रेडिटर हो जाएंगे और जो आपके एवरेज डेटर हो रहे थे वो आपके एवरेज क्रेडिटर हो जाएंगे। बाकी बेसिक सा सेम है। इसको भी टाइम्स में कैलकुलेट किया जाएगा, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, सो जैसा आपके क्वेश्चन में निकलेगा। तो ये आपका फॉर्मूला है इसका ट्रेड पेबल या ट्रेड टर्नओवर रेशियो का, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिटर्स या एवरेज ट्रेड पेबल। यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा था, रिसीवेबल आ रहा था, बट यहाँ पे हमें पे करना है तो दैट इज कॉल्ड एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब यहाँ पे बात आती है नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे। सेम वही करेंगे, टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न आपने कोई किया है या कैश परचेज कोई किया है। ठीक है, आपने क्या किया, पहली चीज़ आपने कोई परचेज करी, टोटल परचेज आपकी आ जाएगी। टोटल परचेज में से पहली चीज़ क्या माइनस होगी, आपको कोई गुड्स पसंद नहीं आए, आप क्या करोगे, रिटर्न कर दिया आपने, उसको तो माइनस करोगे ना, आपके खाते में थोड़ी ना चल जाएगा जिसको आपने रिटर्न कर दिया, वो तो माइनस होगा। और साथ ही अगर आपने कोई कैश में पेमेंट कर दी है तो वो भी तो माइनस होगी, क्रेडिट सारे थोड़ी बन जाएंगे। अगर आपने जो पेमेंट कर दिया तो वो तो वहीं पर ही सेटलमेंट हो गया उसका, तो जो आपने ट्रांजेक्शन करी उसका तो वहीं पर सेटलमेंट कर दिया, तो वो आपके क्रेडिटर्स में ऐड नहीं होगा। इसलिए इन दो चीज़ों को आपको माइनस करना है, राइट। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल सेम की सेम वही कंडीशन, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, सिंपल।
और इसमें भी कुछ यहाँ पे सेम पॉइंट हैं वही। इफ रिगार्डिंग कैश एंड क्रेडिट परचेज आर नॉट गिवन देन ऑल दैट परचेज आर टेकन ऑन क्रेडिट बेसिस, ऊपर जो हमने देखा था उसी तरह। और साथ ही यहाँ पे बोला है कि अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग का नहीं दिया गया है तो आप क्लोजिंग को ही यहाँ पे क्या मान के चलोगे, एवरेज मान के चलोगे, राइट। अब उसकी बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस की, इंडिकेशन की। दिस रेशियो इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स द ट्रेड पेबल आर टर्न ओवर द रिलेशन टू क्रेडिट परचेज ओवर द ईयर, यानी कि वहाँ पे क्या था, हमारा सेल्स का था, यहाँ पे परचेज की बात होगी। दिस शोज हाउ क्विकली कैश इज पेड टू ट्रेड पेबल्स, यहाँ पे बोला है कि कैसे आप कितनी जल्दी आप अपने क्रेडिटर्स का यहाँ पे पेमेंट करते हैं, ये रेशियो वो शो करेगा। जनरली लोअर रेशियो इंडिकेट दैट मोर क्रेडिट्स आर अवेलेबल फॉर द लॉन्गर पीरियड, यानी कि लो, बेसिकली ये आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लो कैटेगरी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि इससे आपके बिजनेस में एक तरह से लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी, आपकी कैश कम नहीं होगा, जो करंट एसेट्स हैं आपके पास बनी रहेगी, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा जा सकता है। अब फोर्थ रेशियो हमारी आती है, वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर की। वर्किंग कैपिटल हमारी क्या होती है, हमारी वर्किंग कैपिटल वो होती है जो हमारे बिजनेस में बेसिकली यूज की जाती है कैपिटल, जो हमारे बिजनेस की एक्टिविटी को रन करने के लिए, वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर बोला है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, सेल्स डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, तो आपके पास क्या निकल के आएगी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का आपके पास निकल के आ जाएगा। अब बात आती है, चलो फॉर्मूला तो हमने देख लिया, सेल्स को डिवाइड कर देंगे नेट वर्किंग कैपिटल से। नेट वर्किंग कैपिटल होती क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल हमारे पास होती है करंट एसेट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता होगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक फिक्टिशियस एसेट को भी आपको माइनस करना पड़ता है। अब ये फिक्टिशियस एसेट होती क्या है, पहले उसको समझ लो। फिक्टिशियस एसेट बेसिकली हमारे वो खर्चे होते हैं जो हम पिछले कुछ टाइम्स में कर चुके हैं, जो हम खर्चे कर चुके हैं उसको हम फ्यूचर में रिटर्न ऑफ करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हम उन खर्चों को रिकवर करने की, उनको रिटर्न ऑफ करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे फिक्टिशियस एसेट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने क्या किया, आपने शेयर्स इशू किया, हमने शेयर्स वाला चैप्टर किया था, उसमें आपने शेयर इशू किया, उसमें आपने शेयर पे आप क्या देते हो, डिस्काउंट भी देते हो, तो आपने डिस्काउंट दे दिया। वो डिस्काउंट आपके लिए क्या है, वो आपका एक तरह से एक्सपेंस है, उसको आपको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। साथ ही आपने क्या किया, कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कर दिए, यानी कि आपने जब कंपनी को स्टार्ट किया था तो उस समय आपको कुछ लीगल खर्चे करने पड़े, आपको कुछ स्टैंपिंग के देने पड़े, कुछ आपको यहाँ पे अपने लाइसेंसिंग के देने पड़े। तो जो भी खर्चे आपने किए, तो दीज ऑल आर आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और इन एक्सपेंसेस को आप धीरे धीरे रिटर्न ऑफ करने की कोशिश करते हो बिजनेस में, जो आपके फिक्टिशियस एसेट कहलाती है, राइट। तो नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी, आपके करंट एसेट्स में से आप एक्सक्लूड कर दोगे, यानी माइनस कर दोगे फिक्टिशियस एसेट को, और करंट लायबिलिटी को आप माइनस करोगे, तो ये आपके पास क्या निकल के आएगा, आपके वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल निकाल दी और सेल्स हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को हम निकाल लेंगे। फिर इसके कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, उसको देख लेते हैं। दिस रेशियो कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड इन टाइम्स, ये आपके टाइम्स में निकलेगी। दिस रेशियो इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स द वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन टर्न्ड ओवर द रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ईयर, यानी कि ये आपको बताता है कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल है उससे हमें कितनी रेवेन्यू यहाँ पे मिलती है, कितनी हम सेल्स से यहाँ पे रेवेन्यू कर पाते हैं इन ए ईयर। जनरली ये हायर रेशियो इंडिकेट इफिशिएंट यूज ऑफ द वर्किंग कैपिटल। ये आपका जो हाई रेशियो है वो आपका एक तरह से ये इंडिकेशन होता है कि आप जो अपनी वर्किंग कैपिटल है उसका अच्छे से आप यूज कर रहे हैं। तो अगर अच्छे से यूज कर रहे हैं तो अच्छे से आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अच्छे से आपकी प्रोडक्शन हो पा रही है, और अच्छे से आप उसको सेल्स कर पा रहे हैं, और सेल करके आप अच्छे से उसके रेवेन्यू को कलेक्ट कर पा रहे हैं, राइट। ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया।
फिर बात आती है गाइज अब हमारे लास्ट रेशियो जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है प्रॉफिट से रिलेटेड होने वाली है, सिर्फ एक रेशियो को छोड़ के। अभी बताऊंगा वो रेशियो कौन सी है। सबसे पहले समझते हैं, दीज रेशियो आर यूज टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी, ये आपकी जो प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी है उससे रिलेटेड होती है, वो उसको ये असेस करती है, राइट। These ratio are very important as profitability is the measurement of the overall performance and efficiency of the management। बेसिक सी बात है, कोई भी हम फर्म देखते हैं, कोई भी कंपनी देखते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि ये प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है, ठीक है, और इसके पास लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी का पोर्शन तो हम देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि बिजनेस में कितने प्रॉफिट ये अर्न कर रही है। तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के रेशियोज़ देखने पड़ेंगे, एक रेशियो से काम नहीं चलेगा। तो हमें इसमें करेंगे 5 टाइप के रेशियो। पहली रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरी हमारी ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चौथी नेट प्रॉफिट रेशियो, फिफ्थ है सेल्स ऑन इन्वेस्टमेंट या इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इसको बोलते हैं, राइट। देखिए सबसे पहली रेशियो, और यहाँ पे जनरली बात क्या थी कि इस रेशियो को हम परसेंटेज के टर्म्स में निकालते हैं। ऊपर वाली हमने टाइम्स में निकाली थी, और उससे पहले हमने क्या निकाली थी, हमके रेशियो जो है आपकी जो अनुपात थी उसमें आपकी निकल रही थी, ठीक है। पहली रेशियो देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आप सबको पता है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, हमने बहुत बार देख लिया ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैसे निकाल पाएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट का आप सीधे सीधे रिलेशन कर दोगे सेल से। हाँ, बेसिकली इसमें आप जितने भी रेशियो देखोगे अधिकतर रेशियोज़ का आपका सेल्स के साथ कनेक्शन रहेगा, राइट, क्योंकि प्रॉफिट हम अर्न नहीं कैसे कर रहे हैं, हम सेल्स करके ही तो हम अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट, तो आपका रिलेशन सेल्स के साथ रहेगा। ज़्यादा टफ नहीं है, तो आपके ईजी है, काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट किस में निकलता था हमारा, आपको याद हो तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में निकलता था। इस साइड हम सेल्स करते थे, यहाँ हम क्या करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देता हूँ मैं पूरा का पूरा, इसके अंदर परचेजेस भी आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ गए, ओपनिंग भी आ गया। सेल्स में से हम क्या करते थे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे कोई अगर क्लोजिंग स्टॉक था तो उसको उसके बाद माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था। वही चीज़ यहाँ पे की होगी। द रेशियो इंडिकेट, पहले तो रेशियो का फॉर्मूला आप देख लो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ही इसका फॉर्मूला है। ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर ले लेना है और किस बेस कैसे आप प्रॉफिट अर्न करोगे, सेल्स करके, बस। दिस रेशियो इंडिकेट द मार्जिन ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्या बताता है आपका कि आपने क्या किया, रेवेन्यू कितना, रेवेन्यू में से आपने कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है, ये वो बताता है। जनरली ये हाई रेशियो इंडिकेट द बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। बिल्कुल, आपके जो ग्रॉस प्रॉफिट अगर ज़्यादा रहेगा तो अच्छा ही है बिजनेस के लिए, तो ये आपके जितना ज़्यादा हाइयर है उतना ज़्यादा बिजनेस के लिए अच्छा है। और मैंने इसमें आपको बता ही दिया ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो है ये। ऑपरेटिंग रेशियो जिसकी मैंने बात करी थी कि एक हमारा हट के रहेगा, जिसकी बात हम करेंगे, बेसिकली ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है। ऑपरेटिंग कॉस्ट की इसमें बात करी जाएगी। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नेट सेल्स। जैसे कि मैंने कहा ये आपकी कॉस्ट से रिलेटेड है, एंड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लो, नीचे सबका सेल्स ही रहने वाला, ऊपर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब यहाँ पे आपका होता है एक तरह से, इसमें आपकी दोनों टाइप की कॉस्ट आ जाएंगी, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाएगी आपकी, और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग, ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको प्लस करेंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे निकाल पाओगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे क्या क्या होते हैं, हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, डेप्रिसिएशन, बेड डेट, डिस्काउंट ऑन डेटर, इंटरेस्ट ऑन, जितने भी हमारे ये नॉन डायरेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट नेचर के जितने भी खर्चे हैं वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। जिसमें आपके ऑफिस का हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, डेप्रिसिएशन का हो गया, बेड डेट हो गया, डिस्काउंट ऑन डेटर हो गया, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स हो गया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जितने हमने P&L में दिखाए थे सारे के सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है।
उसके अलावा दिस रेशियो इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो हमने देख लिया। ये आपका जितना ज़्यादा लोअर है उतना बेटर है, ठीक है। मैंने कहा था ना एक रेशियो आपकी कॉस्ट से है, यही वो कॉस्ट वाली रेशियो है, बाकी सारी प्रॉफिट की रेशियो वो जितनी ज़्यादा हाई होंगे वो बिज़नेस के लिए काफ़ी अच्छा है, जबकि ये रेशियो जितनी कम होगी उतना बिज़नेस के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि हमने कम कॉस्ट में अच्छा यहाँ पे बेनिफिट कमा लिया। अगर रेशियो हमारे पास कम रहेगी तो हम सोचेंगे हमारी कॉस्ट कम लगी और प्रॉफिट हमें अच्छा मिला, ठीक है। तो इसको ज़रा सा आप ध्यान में रखेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात यहाँ पे की गई है। फिर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो थी, ये आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमारे क्या कहती है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। नेट सेल्स यहाँ पे भी आ गया और ऊपर क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है हमारा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जितना भी आपका रेवेन्यू हुआ उसमें से अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप माइनस कर दो। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप माइनस कर दो तो आपको निकल के आएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। या अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तब आप क्या करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे। या इसके अलावा और भी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन है तब आप कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट में आप क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो प्लस करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दोगे, तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके, जैसे द रेशियो इंडिकेट द मार्जिन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट अवेलेबल ऑन रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू में आपके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट है, ये उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। और इसका यूज किसके लिए कर सकते हैं हम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के लिए इनका यहाँ पे यूज किया जा सकता है। जनरली ये हायर रेशियो इंडिकेट बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल हमारे जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा रहेगा तो हमें पता है कि हम उसको ज़्यादा अपने बिजनेस में अच्छे से हम काम कर पाएंगे, अब ज़्यादा अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम बियर कर पाएंगे। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रख लेना। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू 1, ठीक। कहीं पे पूछ लेता है, जैसे आपको दिया जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग रेशियो इतना है और आपसे पूछ देगा कि इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आप बताइए, तो उसमें क्या करोगे, 1 में से आप ऑपरेटिंग रेशियो को माइनस कर दोगे तो यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब बात आती है गाइस नेट प्रॉफिट रेशियो की। नेट प्रॉफिट रेशियो कुछ भी नहीं है, आपका नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर दो नेट सेल्स से, निकल के आ गया। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट तो हम बहुत पहले से निकालते आ रहे हैं अपने पीएनएल में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे सॉरी आपका क्या था, यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं, सारे हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो सारे हम यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है, सिंपल है। तो कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट को, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमने बात करी सेल्स की, उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करी हमने, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर कोई है तो प्लस करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा तो हमारी जो राइट साइड है क्रेडिट साइड है उसमें हमें इनकम दी होती है, उसको हमको इसमें प्लस करेंगे और बाकी के जो आइटम है उनको माइनस कर देंगे। या नेट प्रॉफिट अगर ग्रॉस प्रॉफिट के टर्म्स में दी है तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करेंगे, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको। इसमें समझने वाली चीज़ें हैं बस। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को यहाँ पे प्लस कर दो। सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आपको एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने दिमाग में आपके बैठ गया, आपको कैसे यहाँ पे बनता है, जैसे कि उसमें लेआउट कैसा होता है, तो आप बेसिकली सारे फार्मूलों को अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिया वो आप उसको आगे पीछे करके आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके कुछ, जैसे कि आपका दिस रेशियो इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट इन द रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपने देख लिया। जनरली हायर रेशियो इंडिकेट बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल आपका अच्छा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि आपका अगर रेशियो ये आपका ज़्यादा है, राइट। उसके बाद आता है हमारा लास्ट जो रेशियो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आई थिंक लास्ट है, ठीक है, लास्ट रेशियो हमारी बची है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको कराने से पहले मैं आपको एक फॉर्मेट कराने वाला हूँ,
वो फॉर्मेट है, सबसे पहले जब हम निकालते हैं प्रॉफिट, तो हमारे पास देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है, जैसे हमने प्रॉफिट अर्न किया, तो इस प्रॉफिट के कितने हिस्से होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट में से क्या माइनस करते हैं हम, इंटरेस्ट का हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये था हमारे पास EBIT, इसको बोलते हैं EBIT, जो स्टार्टिंग में प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद हमने क्या किया, इसको PBT या EBT बोल देंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद इंटरेस्ट हमने पेमेंट कर लिया, उसके बाद हम टैक्स का पेमेंट करेंगे। टैक्स का पेमेंट कर दिया तो आ गया EBT, ये आ गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT। आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया, अब ये आ गया आपके पास EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इंटरेस्ट का पेमेंट कर चुके, इंटरेस्ट का पेमेंट जो हमने किया, उसके बाद हमारे पास जो अमाउंट आई वो आई EBT, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्सेस। उसके बाद टैक्स का भी हमने पेमेंट किया तो आई EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब ये अर्निंग आफ्टर टैक्स जो आया है, ये हमने लिखा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें हमारे जो शेयर होल्डर हैं उनका कैसे बाइफर्केशन होता है, आपको याद होगा हमने टाइप्स ऑफ द शेयर्स जब किए थे तो उसमें कहा था ना, अपने हमारे प्रेफरेंस शेयर हैं उनको हमें क्या देनी होती है, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देनी होती है हर चीज़ में, चाहे आपका डिविडेंड हो, चाहे आपका प्रॉफिट हो, चाहे आपका एक तरह से आपकी जो फर्म आपकी वाइंडिंग अप हो रही है उस टाइम पेमेंट करने का हो। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर को यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को हमने दे दिया। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, जो पैसा बचता है तो उसको कहते हैं हमारे पास फंड अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। उसके बाद हम इक्विटी का पेमेंट कर देंगे, ठीक, तो आपके पास बच जाएगा आफ्टर इक्विटी सरप्लस, ठीक। ये आपके पास एक तरह का चार्ट होता है। अब मैंने ये क्यों समझाया, अभी आप ऊपर समझ पाएंगे इसको। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे नाम पता चल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी, जो कैपिटल आपने एम्प्लॉयड की बिजनेस में, उससे आपको क्या बेनिफिट मिला, कितना रिटर्न मिला। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो आपका क्या आ जाता है, बैलेंस शीट को ही देख लो आप, बैलेंस शीट में आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी होती हैं। एक तो आपके पास होती है इक्विटी, ठीक है, कैपिटल हो गई, इक्विटी में सब कुछ आ गया, इक्विटी कैपिटल में सब कुछ आ गया, ठीक है, उसमें कैपिटल आ गया। और कैपिटल के बाद सबसे पहले कैपिटल ही कर लो, ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ गई कैपिटल आ गई। उसके बाद इक्विटी आ गई। इक्विटी का मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर सिर्फ मत समझ लेना, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं बोल रहा हूँ मैं, इक्विटी बोल रहा हूँ। इक्विटी का मतलब इसमें प्रेफरेंस भी आ गए आपके, और आपके इक्विटी शेयर होल्डर भी आ गए। उसके बाद होता है हमारे पास डिवेंचर भी होता है, ठीक है, और डिवेंचर उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन भी होता है, ठीक है, और फिर हमारे पास कुछ फिक्टिशियस एसेट्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल मिला के है, ये आपका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट, ठीक है। कौन कौन, कैपिटल तो होएगी, साथ में हमारे जितने सारे इक्विटी हैं वो, डिबेंचर वो, लॉन्ग टर्म लोन और फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। ये आपके सारे के सारे क्या हो गए, कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट हो गए। अब देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। मैंने क्या किया था, आपको इसीलिए समझाया था, ये बिफोर की कंडीशन है यहाँ पे, आफ्टर की कंडीशन नहीं है। तो हमें स्टार्टिंग का प्रॉफिट लेना, जो हमने EBIT लिया था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो वाला प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और मैंने प्रोसेस इसलिए बताई थी, अगर एग्जाम में आ गया आफ्टर टैक्स तो आप वो सारी चीज़ें रिवर्स कर लोगे, ठीक है, उनको आप प्लस कर लोगे वापस से जो आपने माइनस किए थे, तो यू विल गेट योर अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स, ठीक है। डिवाइड कर देंगे इसको कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको समझा दिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, देखो एक बार शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, हाँ मैं एक रिजर्व एंड सरप्लस डालना भूल गया था, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी डाल लो, और बाकी चीज़ें भी इसमें देखो, इन्वेस्टमेंट सारी आ गई,
और नॉन करंट लाइबिलिटी भी इसमें इंक्लूड होगी। जो आपकी नॉन करंट यानी फिक्स्ड लाइबिलिटी है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन की मैंने बात करी ना, तो हमारी क्या फिक्स्ड नेचर की लाइबिलिटी है, उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। करंट लाइबिलिटी नहीं आएगी इसमें। और माइनस क्या होगी इसमें, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आपकी माइनस होगी, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आपकी आउट ऑफ द बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, एंड इसको हम बिजनेस की उसमें कैपिटल में और बिजनेस के प्रॉफिट में हम इसको इंक्लूड नहीं करते, जो बेसिकली हमारे लिए एक प्रोविजन होता है। ठीक, हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या देखना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस की जो एक तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, किससे, जो बिजनेस के ऑपरेशंस हम कर रहे हैं, जो हम बिजनेस के जो डायरेक्ट बिजनेस के ऑपरेशंस कर रहे हैं उससे देख रहे हैं। तो आउट ऑफ दी बिजनेस जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको इसमें हटा देंगे हम। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी क्या क्या इसमें आएगा। और साथ ही कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे भी निकाल सकते हो, आपका शेयर होल्डर्स फंड हो गया, ऐसे भी समझ सकते हो नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड में बेसिकली आ ही क्या गया, कैपिटल आ गया आपका, ठीक है, उसमें इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, ये हो गया आपका शेयर होल्डर फंड। और नॉन करंट लायबिलिटी क्या बच गई आपके पास, डिवेंचर बच गया, लॉन्ग टर्म लोन बच गया। तो ये सब चीज़ें आपकी दोनों वही हो गई, कान यहाँ से पकड़ो कान वहाँ से पकड़ो, घुमा फिरा के बाद वही आनी है। एसेट अप्रोच से निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल आप करोगे, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करोगे, और इसमें और जोड़ोगे लॉन्ग टर्म लोन, एडवांसेस प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये सब आपका क्या निकल के आएगा, एसेट के अप्रोच से भी निकाल सकते हो। और कैपिटल एम्प्लॉयड को ऐसे भी निकाल सकते हो एक और तरीके से। इसमें आपको करना है कि कुछ नहीं है, लास्ट में ऊपर वाला फॉर्मूला ही है, बस लास्ट में आपको वर्किंग कैपिटल जोड़ देना है। वर्किंग कैपिटल बेसिकली हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। दोनों फार्मूले सेम है, और ये फार्मूले को छोटा कर दिया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी हमारा क्या हो जाता है, वर्किंग कैपिटल हो जाता है, तो उसको वर्किंग कैपिटल लिख दिया बस। फिर आ गया कुछ और यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉय एक और तरीके से निकाल सकते हो, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल भी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल में टोटल आ जाएगा, नॉन करंट एसेट्स में हमारे क्या आ जाएंगी, फिक्स्ड एसेट हमारी सारी की सारी इंक्लूड हो जाएंगी। और कैपिटल एम्प्लॉय टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि दिस रेशियो इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस। ये तो हमने ऊपर फॉर्मूले में ही देख लिया था कि हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड, और डिवाइड कर देंगे हम इसको किससे, आपके कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड आई होप आपको समझ में आया, मैंने क्या क्या चीज़ें उसमें बताई। सारी जो कैपिटल है वो आपकी, जो आप एक तरह से मान सकते हो कि आपका जो डेबिट साइड, जो लायबिलिटी साइड का बैलेंस है, उसमें से आप एक तरह से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, तो जितना अमाउंट बचता है वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट हो जाएगा। दूसरा, दिस रेशियो इज कंसिडर्ड द बेस्ट मेजरमेंट ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। ये आपका क्या करेगा, बेस्ट मेजरमेंट करता है किसका, ओवरऑल जो आपकी परफॉर्मेंस है बिजनेस में, आप कैसे बिजनेस में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उसको इंडिकेट करता है। जनरली हायर रेशियो इंडिकेट बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, वो तो होगा ही, क्योंकि कैपिटल हम क्या निकाल रहे हैं अपने, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न हमें कितना ज़्यादा मिलेगा वो मान ले क्या है, फ़ायदेमंद है ना बिज़नेस के लिए, हमें कितना अच्छा यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, रिटर्न हमें मिल रहा है, तो वो हमारे जितना ज़्यादा रिटर्न हमें मिल पाएगा अपनी इन्वेस्टमेंट से, हमारी कैपिटल जो हमने एम्प्लॉयड की है उससे, तो वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा। एज वी आर नॉट इंक्लूडिंग नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट एज पार्ट ऑफ द capital employed, therefore income from non-trading investment will not be taken into account for calculating net profit। यहाँ पे बोला है कि हम क्या कर रहे हैं, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट में नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से जो इनकम है ना उसको हम नेट प्रॉफिट में भी इंक्लूड नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो आउट ऑफ दी बिजनेस की हमने इन्वेस्टमेंट की है हम उसको प्रॉफिट में भी नहीं लेंगे और अपने कैपिटल में भी उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि आपको पता है कि जो प्रॉफिट हमें होता है, जो नेट प्रॉफिट हमारा निकलता है ना, उसको हम कहाँ ले जाके प्लस करते थे, अगर आपको याद हो, प्लस करते थे हम उसको कैपिटल में। ठीक है, बैलेंस शीट के कैपिटल में ले जाके हम उसको प्लस करते थे, अगर लॉस हुआ तो बैलेंस शीट के कैपिटल में ले जाके हम उसको माइनस करते थे, अगर हमारी ड्राइंग थी तो हम कैपिटल में से उसको माइनस करते थे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी रेशियो एनालिसिस आपका हो पाएगा, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उनको जाकर देख लीजिए, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रेशियो के लिए, ठीक है।
तो ये बात थी। अब इफ़ प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स आर गिवन इन द क्वेश्चन देन वी विल फाइंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मैंने आपको समझा ही दिया कैसे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल पाओगे अगर आपको आफ्टर टैक्स यहाँ पे दिया है। और आफ्टर टैक्स कैसे निकलता है, उसकी बाइफर्केशन कैसे होती है, उस शेयर होल्डर को कैसे कैसे पैसा जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप ये चैप्टर क्लियर है। ठीक है, इसमें रेशियो में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो लगभग इतनी ही थी। ठीक, 4 टाइप के रेशियो हैं और इसी के आसपास आपके क्वेश्चन घूमते हैं। और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जो रेशियो होंगे अगर आपको लगता है कुछ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सो गाइस ये थी हमारी रेशियो एनालिसिस का कंप्लीट वीडियो जिसको हमने आज यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो आई होप कुछ सीखा आपने नया रेशियो से रिलेटेड। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप वीडियो चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.